ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। करेगुट्टा, कोटापल्ली, पुजारी, कांकेर, धर्मावरम, नाम्बी की पहाड़ियों की रेखाएं मिलकर एक अभेद्य किला बनाती हैं। नक्सल किला। 2000 से ज्यादा हथियारबंद विद्रोही हिडमा, देवा, दामोदर, आजाद जैसे कमांडर इन जंगलों में सांस लेते हैं। दशकों तक उन्होंने इस अंधेरे पर राज किया, उसका इस्तेमाल किया, उसी में जिए, खुद अंधेरा बन गए। और अब सरकार दरवाजा खटखटा रही है, शब्दों से नहीं, युद्ध से। भारत के नक्सल विरोधी इतिहास का सबसे बड़ा अभियान। 10,000 सुरक्षाकर्मी, हर कदम दर्ज, हर सांस गिनी गई। लेकिन 280 किलोमीटर लंबे इस जंगल में अभी शिकारी कौन है और शिकार कौन, ये समझना मुश्किल हो रहा है। बस्तर की लड़ाई अब आखिरी अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। कुछ माओवादी ढेर हो चुके हैं, लेकिन हिडमा अब भी भीतर है, घिरा हुआ, एक जिंदा भूत, जीवन और मृत्यु के बीच फंसा। अब सिर्फ दो रास्ते, आत्मसमर्पण या करेगट्टा की किसी चोटी पर चलती गोली। हिडमा को समझने हम पुअर्ती गांव पहुंचे। यही है हिडमा की जन्मभूमि। 1 साल पहले तक यहाँ आना नामुमकिन था, लेकिन फरवरी 2024 में सीआरपीएफ कैंप बनने के बाद डर कम होने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिडमा के गांव पुअर्ती में। 1 साल पहले यहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप स्थापित किया गया। उसके बाद से यहाँ पे पहुँचना मुश्किल हुआ, लेकिन उसके पहले यहाँ आना बेहद मुश्किल हुआ करता था। और हिडमा का गांव कहलाता है ये पुअर्ती, और हम उसके घर के सामने मौजूद हैं। जब वो माओवादी नहीं बना था, और इसी घर में कहते हैं कि वो रहा करता था। जो मिट्टी के घर थे, लकड़ी के छज्जा लगे हुए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके ये टूट गया। ये सामने जो है उसके परिवार के सदस्य इस वाले घर में रहा करते थे, लेकिन जब से सीआरपीएफ कैंप बना और उसके बाद से उनके परिवार के लोग यहाँ से चले गए। अब कहाँ गए ये पता नहीं, लेकिन ये है कि आप देखिए कि ये घर है और यहाँ पे जंगल का इलाका है। यहाँ पे ताला लगाना, दरवाज़ा होता नहीं है, तो यहाँ पे रस्सी से इस दरवाजे को बांधा गया है। घर के अंदर सामान होगा। तो ये हिडमा के परिवार का घर है, और ये जो टूटा हुआ घर है ये हिडमा का घर है। अब यहाँ पे पहले जैसी वैसी स्थितियाँ नहीं हैं कि लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पे कभी कभी पहुँच जाते हैं। क्योंकि क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि करेगुट्टा की पहाड़ियों में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और उसमें हिडमा के घिरने की बात कही गई है। यही वजह है कि हम उसके गांव पहुंचे और यहाँ पर हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस घर में वो रहता था उसके क्या हाल हैं और गांव के क्या हाल हैं। क्या दीदी अपने इधर टीवी लगी है? टीवी नहीं लगी? अब इनको लैंग्वेज की दिक्कत, क्योंकि यहाँ की जो गाँव की ये महिला दिख रही हैं काम कर रही हैं, और ये नल लग गया है, नल जल जीवन मिशन का नल। पानी आता है? पानी नहीं आता है। इनको हिंदी नहीं आती क्योंकि इधर के लोगों को था नहीं। यहाँ पे आप ये देखें कि ये टीवी लगी हुई है। अभी इस गांव में सिर्फ ये महिलाएं हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है, और इनसे बात करना भी मुश्किल क्योंकि इनको हिंदी समझ में नहीं आती। गांव के लोग कुछ आते हैं यहाँ पे वो देखने, टीवी देखते हैं कुछ गांव के लोग आके? टीवी चलती टीवी चलती है नहीं, वो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसलेटर भी नहीं। जो बच्चे दिख रहे थे, एक देखिए छोटा सा बच्चा दिख रहा है, और इस गांव में पूरा देखें कि चारों तरफ सन्नाटा, एक छोटा सा बच्चा उधर सामने मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ और भी तस्वीरें कि गांव में कहें कि लाइट पहुंची। गांव की ये पहली टीवी है। यहाँ के पूरे गांव के जो लोग हैं वो आके यहाँ पे देखते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये इलाका एक समय नक्सल भर्ती का गढ़ था। अब यहाँ रोशनी, सड़क और स्कूल है, लेकिन हिडमा वो अब भी बाहर है, जो बचपन में ही नक्सली संगठन में भर्ती हो गया। हिडमा धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, एरिया कमेटी से डीवीसीएम, फिर दंडकारण्य विशेष जोनल कमेटी तक। टिकलगुड़ा में उसने ऐसा हमला किया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 21 जवान शहीद। एक रात जिसने हिडमा को भारत का सबसे वांटेड बना दिया। 1 करोड़ का इनाम घोषित हुआ। जो घात लगाकर हमला करने वालों का आर्किटेक्ट है। गुरिल्ला युद्ध का नया गुरु, पीजीएलए बटालियन 1 का कमांडर। अब नक्सली नेतृत्व ने उसे सेंट्रल कमेटी में जगह दी है। सीआरपीएफ के कैंप लगने के बाद हम लोग गांव वालों को मेडिकल सपोर्ट, सिविक एक्शन प्रोग्राम उनके लिए करते हैं, और जो भी गांव वालों को कोई समस्या होती है तो वो हमारे कैंप में आते हैं, और हमसे जो भी संभव मदद है उनको की जाती है। और उनकी सामान्य काउंसलिंग और उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम करते हैं। जैसे लोगों के लिए साइकिल बांटना, सिविक एक्शन प्रोग्राम में विभिन्न हाउस होल्ड की चीज़ें बांटना, ये सभी चीज़ें हम लोग बांटते रहते हैं। अच्छा, अब पहले ये चर्चाएं होती थी कि लोग डरते हैं सुरक्षा बलों से। अब क्या परिस्थितियां बदली? लोग
जैसे आप हेल्प कर रहे हैं, जब किसी की भी हेल्प करें हम, तो वो धीरे धीरे उसका विश्वास जो है ना वो बिल्डअप होता है। तो अब क्या स्थितियां हैं, लोग आपसे स्वतः मिलने आते हैं, बात करके अपनी हम समस्या? तो ये नहीं कहेंगे कि सुरक्षा बलों से गांव वाले डरते थे, ऐसा कभी नहीं था। वो सदैव हम लोगों से सीआरपीएफ का संबंध गांव वालों से बहुत अच्छा रहा पूरे एरिया में। ये जरूर था कि नक्सली उनके ऊपर दबाव डालते थे कि वो सुरक्षा बलों के पास न जाए। तो हम लोग पूरी तरफ से गांव वालों के साथ रहते हैं, गांव वाले हमारे साथ रहते हैं, पूरी कोशिश रहती है। और हमारा अपने ट्रैक रिकॉर्ड में आप देखेंगे कि हम लोग पूरे गांव वालों के साथ रहते हैं। गांव वाले हम लोग को से जब भी जरूरत पड़ती है मदद के लिए आते हैं, और हम कोई समस्या यदि उनको जानकारी भी मिलती है कि किसी कोई समस्या है, तो हम लोग भी उनके पास तक पहुंचते हैं और जो भी मदद हो देने की कोशिश करते हैं। सरकार कहती है माओवाद 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन इन पहाड़ियों के भीतर सच्चाई उस तारीख को चुनौती देती है और गोलियां एक अलग कहानी लिखती है। किसी भी युद्ध का अंत जानने से पहले उसकी शुरुआत समझनी होती है। इसलिए हम भद्रकाली भी आए, वो गांव जहां से नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जब माओवाद पहुंचा तो छत्तीसगढ़ में माओवाद किस रास्ते से पहुंचा, ये सवाल उठता है। तो हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो पहली बार माओवादी पहुंचे तो वो इसी रास्ते से पहुंचे, और ये तेलंगाना बॉर्डर का इलाका है। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये तेलंगाना है, और यहाँ से अगर आप 50 मीटर दूर जाएंगे तो वो छत्तीसगढ़ बॉर्डर लग जाएगी। तो यहाँ तेलंगाना की बॉर्डर शुरू होती है, और जो पुल जो सामने दिख रहा है, जो गाड़ी जाती नज़र आ रही है, और जो पुल जो समाप्त होगा वो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर होगी। यहाँ से ही जब माओवाद का उदय हुआ और माओवाद जब देश में बढ़ रहा था, तो उस समय माओवादियों की जो एक टीम थी या एक बटालियन थी, उसने इसी इलाके से छत्तीसगढ़ में एंट्री की और छत्तीसगढ़ के यहाँ पहुँचे। और जो मेरे पीछे की जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये घना जंगल है, और इसी घने जंगल के बाद जो है ना छत्तीसगढ़ है, और इस तरफ का जो जंगल है वो आप देखें वो तेलंगाना का जंगल है। और जो मुठभेड़ चल रही है, सबसे बड़ी मुठभेड़ जिसे कहा जा रहा है कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में, और उसी के लगा हुआ ये इलाका है। और जो ये पूरा इलाका है ये 30% कहा जाता है कि तेलंगाना में है, और 70% बीजापुर के इलाकों में है। और ये सरहदी इलाका है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माओवाद अब तो आखिरी स्टेज पर पहुँचता नज़र आ रहा है, और उसके खात्मे के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन माओवाद की जो कहानी है, माओवाद की शुरुआत है, वो इन्हीं रास्तों से छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में पहुंची, और लंबे 4 दशक से माओवाद की जो साया है वो बस्तर के इलाकों में देखने को मिल रहा है। बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर के बीच बसा ये गांव 90 के दशक से हर सुरक्षा एजेंसी की फाइल में लाल स्याही से दर्ज है। एक गांव जो आंदोलन की जमीन बना। गांव के प्रवेश पर एक पहाड़ी पर है मां भद्रकाली का मंदिर। आज यहां भक्ति की गूंज है, लेकिन कुछ साल पहले यहां से क्रांति की पदचाप गुजरी थी। ये भद्रकाली माता का मंदिर है। अच्छा, ये भद्रकाली इलाके से माना जाता है कि नक्सली जो है छत्तीसगढ़ आए थे, तेलंगाना महाराष्ट्र से होते हुए। क्या सुना आपने, क्या लोगों से बातें होती थी जब आप छोटे थे? तब तो वो बात में हम लोग छोटे छोटे थे, हाँ। उतना जानकारी नहीं है, हम लोग नहीं सुने थे, बस ऐसा गुजरते बोल के गुजरते हुए देखे नहीं है? देखे नहीं है, हाँ इधर से निकल सुने थे, लेकिन आसपास गांव से इधर से गुजर जाते थे। तो कभी ये घटनाएं हुई हो यहाँ पे हाँ। जब आप छोटे थे? हाँ छोटे छोटे थे। क्या घटना हुई यहाँ पे? फायरिंग चला था। कहाँ पे? ये ताना के पास, ताना पुराना ताना यहाँ पे था। कहाँ, या नीचे? हाँ ये नीचे मेरा बैठता है, वहाँ पे था। वहाँ पे था। हाँ तो आपने सुनी थी गोलियों की आवाज़? जी सुने थे। तो क्या हुआ था वहाँ पे? कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ। किसी को नहीं? फायरिंग करके भाग गए? फायरिंग करके भाग गए। तत्काल लाइट भी आ गया था, उतना 10-15 दिन तक के लाइट नहीं था, लाइट आ गया था। अच्छा, लाइट को देख के भाग गए उन लोग। अच्छा, रात में किए थे क्या? रात में किए थे थाने में? हाँ हाँ जी। और कोई इनकाउंटर हुआ हो यहाँ पे आसपास, याद है कोई? चंदूर 5 किलोमीटर की दूरी, हाँ, चंदूर के आसपास। तो क्या हुआ था उसमें? माओवादी मारे गए थे? हाँ मादी मारा गए थे। पुजारी की यादें आज भी उस सन्नाटे को महसूस करती हैं जब जंगल में बंदूकें बोला करती थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग रिटायर्ड पोस्टमैन कुरसाम इंकैया पहले बात करने से मना किया, फिर चुप्पी टूटी और जबान से निकली इतिहास की सच्चाई। चुपके चुपके जंगल से आते थे, गाँव वालों को बुलाते थे,
हम तुम्हारे लिए आए हैं, हम्म, तुम्हारा दो भी सुख दुख है, हम्म, हम लोग को बताओ, हम तो दूर करेंगे। हम्म, ऐसा बोल के लोगों को भड़काते थे। उस समय ये यहाँ पुलिस भी नहीं थी, हम्म, तो उस समय जंगल में बुला बुला करके बैठक करवाते थे। करवाते थे। तो डर के मारे लोग जाते थे। जाते थे। तो डर के मारे कभी आप भी गए क्या? गया हूँ। गए तो आपसे कभी कुछ बोला हो? उस समय एक घटना मेरे हाथ में ऐसा घटी थी हम्म, कि वो आके उनके नाम से यहाँ जंगल कटाई होता था, नहीं तो हम मतलब फॉरेस्ट वाले इधर अंदर तक नहीं आते थे। अच्छा। तो उन लोग उनके आड़ में ये गांव वाले सागौन जड़ काट के इधर आंध्रा में भेजते थे। अच्छा, यहाँ के लोग जी, यहाँ के मतलब लोग सागौन काट के आंध्रा भेजते थे। नक्सलियों के नाम पे। जी। तो फिर तो उसको उस समय उस काम को रोकने के लिए मैं कोशिश किया, अच्छा। तो ये गांव वाले मेरे नाम डाल दिए उसमें। हम्म, तो जंगल में बुलाए हम्म, और मेरे साथ में 3 और 2 लोग गए थे। अच्छा। तो पूछे हम्म, तुमने ये कटाई होने से रोका है क्या? हम्म, हाँ रोका हूँ, अभी तो कट जाएगा तो बाद में हमको दिक्कत जाएगा ना, हम्म, इसलिए हमारे लोगों को समझाने की कोशिश करने के लिए मैं हम्म, रोकवाया। हम्म, तो उनका नुकसान कितना हो तुम दोगे, हम्म, ऐसा बोल दिए थे। हम्म, तो अब नुकसान को रोकने के लिए मैं कोशिश किया, तो फिर मेरे को नुकसान भरने के लिए बोल रहे थे हम लोग। अच्छा, कितना नुकसान भरने को उस समय बोल रहे थे? अब जंगल जो भी मतलब वो नक्सली ही कटवा रहे थे जंगल? नहीं, उनके आड़ में गांव वाले गांव वाले काट रहे थे उनके आड़ में। जी। तो नक्सलियों ने फिर आपको बुलाया हाँ। तो गांव वालों को नुकसान भरो बोले। तब गांव वालों को नुकसान मैं कहाँ से भरूं, वो सोच ही रहा था। और कितना नुकसान हुआ, अब लोगों से पूछे तो इतना नुकसान हुआ बोल के गाँव वाले खड़े हो गए थे। तो उसका पूरा भरपाई करो बोल दिया। पुलिस थाना बढ़ने लगा, उनकी पुलिस की गश्त होने लगी, तब धीरे धीरे वो फिर चले जगह जाने लगे। करीब 89 में तो यहाँ थाना बन गया था, ये भद्रा काली का। जी जी। हाँ। पहले चौकी खुला था, चौकी, हाँ। उसके बाद स्टाफ बढ़ते गया और ऐसे फोर्स भी लगाए थे यहाँ। और उसके बाद फिर थोड़ा दूर जंगल में रहने लगे। जंगल में भी बुलाते थे लोगों को बैठक लेने के लिए। अच्छा, जंगल में तो कहाँ पे, कितना दूर यहाँ से बुलाते थे? जहाँ तक उस समय पुलिस नहीं जाते थे वहाँ तक बुलाते थे। मतलब ये पीछे का पहाड़? जी, पीछे के पहाड़ में, इधर सामने के पहाड़ में, सामने पूरे भी है। पहाड़ पहाड़। मतलब यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर पे ही। हाँ। अब जो है कितना बदलाव देख रहे हैं आप? पहले कैसा हुआ करता था यहाँ पे? अभी तो चैन से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उस समय चैन से घूमने का डर लगा रहता? डर लगा रहता है। घर से कितने बजे के बाद नहीं निकलते थे? हम गांव से तो दूर रहते थे उन लोग से। उनको जरूरत पड़े तो कुछ अपना आदमी बनाए रखते थे। अच्छा, सूचना तंत्र तैयार। जी। तो फिर उधर से खबर आता था, चलो इतने लोगों को जाना है, औरत मर्द हर घर से एक आदमी जाना है, सूचना आ गए, ज्वाइन कराना है। तो इस गांव के कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब उनके साथ गए पहले वही उनकी चाल कोई नहीं समझा, तो वो बता रहे थे तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारा ही फायदा के लिए आए हैं। तो चल लोग उनके साथ चले जाते थे। 1997-98 में भद्रकाली नक्सल गतिविधियों का गढ़ बन गया। तब यहाँ सड़क नहीं थी, उजाला नहीं था, सिर्फ विचारधारा थी जो जंगल से फैल रही थी। बैलगाड़ी से लोग आते जाते थे। 2015 के बाद सड़क आई। पिछले 5 सालों से यहाँ शांति है। रिकॉर्ड के अनुसार तो इन्हीं के इलाके से होता था, और यहाँ 3 स्टेट होने के कारण तीनों राज्यों में नक्सली समस्या बहुत ज़्यादा था उस समय। और ये जो भद्रकाली है ये खासकर घने जंगलों से घिरा हुआ था छत्तीसगढ़ का, और इधर से उनका मूवमेंट होता था पहले, क्योंकि यहाँ तो पहुँचना भी मुश्किल होता था। हाँ, पहले पहुँचना मुश्किल होता था क्योंकि ये रोड नहीं बना था। अभी ये रोड जो है 2017 से स्टार्ट हुआ है, अभी वो रोड पूरा बन गया है। और 2015 से यहाँ कैंप बैठना स्टार्ट हुआ। 2015-2017 ये हमारा रामपुरम कैंप बना है। वहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं 2015 के पहले तक यहाँ पे लोग आते नहीं थे आसानी से। हाँ, आते नहीं थे। ये जो रोड है आज जो आप अभी देख रहे हैं, ये पहले गिट्टी रोड हुआ करता था।
ये बैलगाड़ी वगैरह ये सब चलती थी इसमें। कोई जीप वीप चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी जो है 24 घंटा गाड़ी चलती है रोड बनने के बाद। मतलब हम यहाँ पे लगातार अभी ये रोड कंप्लीट कब हुई है? ये कंप्लीट है 2021 में कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट, तब से यहाँ मूवमेंट आसानी से होने लगा। हाँ, और इस थाना में 2021 से कोई नक्सली अपराध भी घटित नहीं हुआ है। लास्ट 2021 मतलब में शुरुआत इस इलाके से हुई, लेकिन अब यहाँ पे माओवाद इस थाने के आसपास नहीं है। भद्रकाली की तस्वीर अब बदल चुकी है। गांव अब सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। वो जमीन जिसने कभी सरकार को ठुकरा दिया, अब उसका स्वागत कर रहा है। थाना आने के बाद बहुत कुछ बदला है। स्कूल बना है, यहाँ पंचायत भवन बना है, गोदाम आया, चावल मिलता है, सब मिलता है यहाँ पे। सब कुछ यहीं मिल जाता है जी। पहले जब आप लोग छोटे रहे होंगे तब कहाँ तब जाते थे? हम लोग पटना में जाते थे। भोपाल पटना से। पटना में तो मतलब अब सरकारी योजनाओं का यहाँ पे लाभ मिलने लगा है। जी। अभी चावल आ रहा है, चावल मिल रहा है, पंचायत भवन बना है, कुछ हो तो यहाँ बताने के लायक भी बन गया। अच्छा, जब चुनाव होते हैं तो वोट डालने कहाँ जाते हैं? यहीं पे डालते अच्छा, यहीं बनने लगे। हैं। जी यहीं पे। तो अब यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं? अभी कुछ नहीं है। करेगट्टा से भद्रकाली तक की इस यात्रा में एनडीटीवी की टीम ने देखा कैसे एक राज्य अब डर के जंगल से निकलकर विकास की रोशनी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन लड़ाई अब भी जारी है। 2026 का लक्ष्य नक्सलवाद का अंत, लेकिन अंत सिर्फ तारीखों से नहीं आता। वो आता है जब लोग फिर से भरोसा करना शुरू करें, जब गांव फिर से खुलकर सांस ले, जब डर सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाए। बस्तर से जुल्फिकार अली, विकास तिवारी और कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।